हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रवण पांडे। अपने इस KTQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है कि सुक्का ताड़ा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ पे हमें मिलता है। तो इसका जवाब तो है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में मिलता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे एक घोड़े का यानी हॉर्स का जॉ बोन मिला था, जबड़े की हड्डी मिली थी। ठीक है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो ये जो मिला था हॉर्स बोन, ये एक्चुअली अपर लेयर में मिला था। यानी जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें ये जो अगर वर्टिकल डाउन एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से टाइम पीरियड का मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अपर लेयर में मिला। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का टाइम हो, पर ये कंफर्म नहीं, इसलिए हम यहाँ, लेकिन मिला तो था। यानी हॉर्स बोन जो है, जो कहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है सुक्का ताड़ा। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। ठीक है, पिट क्या होता है? खड्डा। यानी पिट ड्वेलिंग यानी खड्डे खोद के उसमें गाड़ने की जो प्रथा है, ठीक है, वो या अंडरग्राउंड रहने की एक प्रथा जो कह सकते हो एक टाइप से, वो कहाँ पे मिलती है हमें। तो एक्चुअली ये जो एक केस है हमें बुरज़ोम में मिलता है। ठीक है, ये बुरज़ोम है कहाँ? ये आज के कश्मीर वैली जो है, ठीक है, कश्मीर वैली में मिलता है। और यहाँ पे एक खासियत देखी ये गई थी कि ह्यूमन और डॉग दोनों को एक साथ बरी किया गया था। ठीक है, ह्यूमन और डॉग को एक साथ यहाँ पे बरी किया जाता था। और इसका एक केस मिलता है हमें, बहुत क्लासिक केस, बुरज़ोम में। और ये पूछा जाता है कि बुरज़ोम कहाँ पे है, तो ये कश्मीर वैली में। ठीक है, और दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि एनिमल यानी डॉग और ह्यूमन की एक साथ पिट कहाँ मिलती है, यानी बरियल कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, 321 AD में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को की नींव रखी थी। ठीक है, और इसने रूल किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से लगभग 297 AD तक, सॉरी AD नहीं, BC तक इसने। तो इसका जवाब जो है हमारा है A, बिंदुसार। Who was the son of चंद्रगुप्त मौर्य? तो बिंदुसार was the son of चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ जानते हैं। ये देखो, जैसे कि इसका रेंज जो बताया था मैंने, कब से कब इसने किया, ये 321 BC से 297 BC। ठीक है, यानी ये उल्टा चलता है BC वाला पीरियड, ये तो पता ही होगा सबको। चलिए, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि he was first king। किससे रिलेटेड? he was first king to conquer, यानी डेक्कन, गुजरात, ठीक है, मालवा, महाराष्ट्र। मालवा जो है वो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न बॉर्डर है, मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर एक साइड से कह सकते हो, उस एरिया में पड़ता है मालवा और साथ महाराष्ट्र। इनको जीतने वाला ये पहला शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक में सेंट्रोकोटस के नाम से एक्चुअली इसको जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रोकोटस, राइट। और ये मिलता है हमें मेगास्थनीज किताब, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, इंडिका। किसने लिखी थी? बाय मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का एक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले को, ये इसको मार्क कर लो, स्टार, जितना स्टार मार्क कर सकते हो। ये कई बार सवाल पूछा गया और शायद पूछा भी जाता है। मेगास्थनीज ने इंडिका में इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में बांटा था। ये भी सवाल पूछा था कितने भागों में बांटा था, तो 7 भागों में बांटा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, ये बिंदुसार तो हमने देख लिया। ये अशोक जो था वो मौर्य डायनेस्टी का 3rd रूलर था। और ये बिंबिसारा कौन था? बिंबिसार एक्चुअली ये हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था। यानी मगध डायनेस्टी की शुरुआत कहीं से होती है तो हर्यंका डायनेस्टी से होती है, और हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, इसका बेटा था अजातशत्रु, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अपने पिछले वाले वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है, Who was called father of Indian unrest? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। Who was called the father of Indian unrest?
तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और ये कहने वाले थे बाय वैलेंटीन चिरोल, ठीक है, शिरोल या चिरोल, इसने कहा था इसको, बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और लोकमान्य की उपाधि इनको कब मिली थी? ये एक्चुअली चापिका ब्रदर्स के चापिका ब्रदर्स ने एक फ्लैग कमिश्नर था पुणे में, उसको मार दिया था, जिसका नाम था रांड, ठीक है, रैंड या रांड, ये इसको उसने मार दिया था चापिका ब्रदर्स ने। उसके बाद इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने अपने लेखों द्वारा उसको बहुत प्रेज किया था, तो जिस कारण इनको जेल हो गई थी। और इसी के बाद लोगों ने इनको लोकमान्य कहा था, ठीक है। ये बात हुई। इन्होंने 2 मैगजीन निकाली थी, तो डेली निकाली, न्यूज़पेपर कह लो, एक मराठा और एक केसरी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने किताब लिखी है, जैसे गीता रहस्य, बहुत बार पूछा गया है कि गीता रहस्य किसने लिखा है। और साथ ही साथ एक और किताब आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक हमारे इन फ्रीडम स्ट्रगल यानी फ्रीडम फाइट के टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट एक शख्सियत में से हैं। तो इनको जो है हमें जानना चाहिए और याद रखना चाहिए, हमारे सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फाउंडेड इन 1928। देखो, जो हिंदुस्तान, पहले एक था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया, उसके बाद में 1928 में इसको आर्मी कर दिया गया, मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले कुछ लोग थे, जिनमें से एक तो है भगत सिंह, ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद अशफाकुल्लाह खान, ठीक है, उसके बाद सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये कुछ लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1928 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो भगत सिंह हो जाता है, ठीक है। कई बार पूछा गया, और ये अगर दिया जाता है, अगर मेंबर्स पूछ दिए जाते तो चंद्रशेखर आजाद भी होते, लेकिन यहाँ पे केवल अगर हम जवाब देखें इसका तो भगत सिंह हम मार्क कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल आंसर, क्योंकि ये इन्हीं के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड थर्मल कंडक्टर, यानी हीट को ट्रांसफर करने के मामले में सबसे खराब कौन है? एल्यूमिनियम तो बिल्कुल करता है भाई, हम खाना बनाते हैं तभी तो खाना गर्म होता है हमारा, ठीक है, खाना पकता है। कॉपर भी बिल्कुल होता है। अब यहाँ आता है कांच और चांदी, सिल्वर तो भाई बहुत ही तगड़ा कंडक्टर है। बचा ग्लास जो है एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। बेसिकली अगर नॉन मेटल्स देख लें तो वो बैड कंडक्टर हो जाते हैं, थर्मल कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी, पर 1-2 एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर है। अगर डायमंड कहा जाता है ना, तो डायमंड बहुत ही तगड़ा कंडक्टर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। यहाँ ग्लास है, ग्लास इज अ बैड कंडक्टर, इसका जवाब हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद, भाई एक फिनोमिना है जो सिंपली इसके बारे में जान लो, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, यानी अगर हम कम एनर्जी यानी टेम्परेचर देंगे उसके बाद भी कोई जल जाए तो वो कौन सा है? पेट्रोल को एक स्पार्क की जरूरत होती है, छोटी सी चिंगारी ही जला देती है। क्या प्लास्टिक को छोटी चिंगारी जला पाती है? ऐसी जरूरी नहीं है, ठीक है, ना ही वुड ना ही पेपर। तो इसका जवाब हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है। एक चिंगारी इसके लिए बहुत काफी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सफायर एंड रूबी आर वेराइटीज ऑफ नेचुरल। जो सफायर है और रूबी है वो किसका एग्जाम्पल है? ये दोनों जो है सफायर और रूबी एक्चुअली कोरंडम का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये कोरंडम होता क्या है?
ये होता है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक टाइप का, ठीक है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कलर्स के मिल सकते हैं, ठीक है। तो सफायर और रूबी जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स या केमिकल कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। भाई देखो, इसका जो जवाब है कहीं से भी ढूंढना, ये है ऑस्मियम, और इसकी खोज एक्चुअली 1803 में की गई थी। इसका जो है ऐसे डिनोट करते हैं OS, और इसका एटॉमिक नंबर है 76। तो इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है ऑस्मियम की, ठीक है। और एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाले थे स्मिथसन टेनेंट, ठीक है। स्मिथसन टेनेंट जो भी करो, ही वाज द फाउंडर। और कब खोजा गया था? 1803 में, ठीक है। ये हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट आज तक जो नेचुरली अकरिंग है, वो हाईएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड इन द ह्यूमन बॉडी। भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें देख लो और इसका जवाब खुद ही दो, कमेंट में इसका आंसर लिखना, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला। चलो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये भी एक इजी सवाल है, चलो फिर मैं बता ही देता हूँ। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्ब करना और उस एनर्जी को स्टोर करके जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो ग्लूकोज, वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज में ब्रेक करना फूड को, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करना। ये है बेसिकली क्लोरोफिल, जिसके कारण जो है प्लांट हरा दिखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि व्हीट इज अ टाइप ऑफ। देखो व्हीट क्या है, पहले बार सबको देख लेते हैं होते क्या है ये। क्रीपर्स क्या होते हैं? जो जमीन पे रेंग, मतलब एक टाइप से जमीन पे बहुत पतली इनकी कह सकते हैं शाखाएं होती हैं, जिसके कारण ये सपोर्ट भी लेके चढ़ जाए तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा बहुत वीक होते हैं इसकी स्टेम्स, और ये जमीन पे ही एक्चुअली फैलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, देखा होगा वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, या पंपकिन, हाँ बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि इतने हैवी होते हैं इसके फ्रूट्स जो कि ये सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए ये जो है जमीन पे ही रहते हैं। इसी के साथ एक क्लाइंबर्स होता है। क्लाइंबर्स एक्चुअली एडवांस फॉर्म ऑफ क्रीपर होता है। क्लाइंबर्स होता है वो एडवांस होता है फॉर्म, यानी कहने का मतलब है कि उसकी जो स्टेम्स में थोड़े से मोटे होते हैं, दो ये भी अपने सपोर्ट से खड़ा नहीं हो सकता, पर ये जो है सपोर्ट के बाद ऊपर लग सकता है लेकिन टूटेगा नहीं, यानी कह सकते हैं कि एडवांस फॉर्म ऑफ क्रीपर ही है बेसिकली क्लाइंबर्स, ठीक है। और इसमें एग्जांपल हम ग्रेप्स देखा है, ग्रेप्स की जो लताएं होती हैं वो, या सेम वगैरह की लताएं, ठीक है, वो सब जो है वो क्लाइंबर्स हैं। क्रीपर्स में कौन कौन से आ गए? वाटरमेलन, पंपकिन वगैरह वगैरह। चलिए हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स, ट्री तो पता ही है सबको भाई, जिसके एक डिफाइंड ट्रंक होगा, ठीक है, बहुत मोटी सी ट्रंक होती है जो काफी हैवी होती है यानी मजबूत होती है, उसे ट्री कहते हैं। अब बचा हर्ब्स और श्रब्स, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि वीट जो है या ए और डी में से नहीं हो सकता, होगा तो बी और सी में से। हर्ब्स क्या होता है? एक्चुअली हर्ब्स जो होता है वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट हाइटेड होते हैं। इसकी क्या है कि बहुत इसकी मतलब शाखाएं जो यानी स्टेम जो होता है वो इतना होता है कि खुद को सस्टेन कर सकता है, ठीक है, और ग्रीन और ग्रासी होता है। की शाखाएं जो होती है ग्रीन और ग्रासी टाइप होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो देखा है टोमेटो का प्लांट, या पैडी धान का प्लांट जो है, या वीट, तो इसका जवाब क्या हो गया? हर्ब, ठीक है। तो वीट का जवाब यहाँ, तो इसका जवाब हो गया हर्ब। और श्रब क्या होता है? भाई श्रब जो होता है हर्ब से थोड़ा बड़ा, ट्री से नीचे, यानी इसकी शाखाएं ठीक ठाक होती हैं जो सस्टेन कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल में रोज प्लांट, यस रोज प्लांट, देन कोई जैस्मिन वगैरह का प्लांट, ठीक है, ये होता है श्रब में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब है बी, ऑप्शन बी हर्ब।
अगला सवाल है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड। भाई पेस मेकर एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बीट को मेंटेन रखना। जब हार्ट बीट को मेंटेन रखने का काम है तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी, हार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी भारत की इकोनॉमी जो है वो क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार का मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ प्राइवेट भी एग्जिस्ट करता है और पब्लिक भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम। यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? यानी जो एक्चुअली बजटेड, कहते हैं ना, बजटेड सिचुएशन से ऐसा एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, ऐसा सिचुएशन जिसमें जो हमने एक्सपेंडिचर सोचा था वो ज्यादा हो जाए देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। तो इस टाइम पे क्या होगा कि रेवेन्यू हमारे पास है नहीं, यानी सरकार के पास है नहीं, तो सरकार कहीं से पैसे लेगी। तो एक सिचुएशन होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जहां पे सरकार जो है वो आरबीआई को कहती है भैया हमको पैसे दे दो, हमें सरकार चलाना है। तो ये किससे होगा? ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एक सीधा सवाल है, ठीक है, इसके बारे में क्या ही और जाने हम। हाँ, ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और ये 2004 से चल रहा है। ठीक है, 2004 से इसको रिलीज किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज इन। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो केस है वो इंडिया के किस लिस्ट में एक्चुअली मिलता है हमें? तो हमें तो पता है कि 7वां शेड्यूल जो है, ठीक है ना, 7वां शेड्यूल जो है वो 3 भागों में बांटता है। वो जितने भी काम है सरकार अपने हिसाब से करती है। कौन कौन? हमें पता है कि इंडिया में क्या है, एक यूनियन लिस्ट है, यानी एक सेंटर है और एक स्टेट है। तो यूनियन लिस्ट में बांटता है, दूसरा है स्टेट लिस्ट में बांटता है, यानी स्टेट का काम स्टेट लिस्ट वाला देखेगा, यूनियन का काम यूनियन वाला देखेगा। एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें दोनों का के कुछ होते हैं, यानी दोनों इसमें लॉ बना सकता है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। और ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलियन, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट की जो लिस्ट का जो आइडिया है वो कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, इसका जवाब जो है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, यानी दोनों मिलकर करते हैं, स्टेट भी करता है और यूनियन गवर्नमेंट भी करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, यानी 18वें का जवाब हो गया ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। अगला सवाल कहता है, इन लास्ट 1 decade which one amongst the following sector has attracted the highest foreign direct investment inflow into India। हमने देखा है हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो पिछले दशक में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है ना, कितने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए इस फील्ड में। का जवाब तो है ऑप्शन डी, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अगला और आज का आखिरी सवाल है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। सिंपल सी बात है कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है जजों को अपॉइंट करता है। तो पहला सवाल तो यही होता है कि जजों को अपॉइंट कौन करता है? तो ये काम है प्रेसिडेंट का, और ये प्रेसिडेंट करता है 124 क्लॉज 2 के अनुसार। चलिए, ये हो गए हमारे आज के डिस्कशन। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।